में चिट आते ही देवेंद्र का सारा शरीर सुन्न पड़ गया। एक पल के लिए तो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ बना बैठा रहा। फिर उसने अपने घाघ चपरासी को देखते ही अपने अफसरी कंधे स्तर कर लिए। कह दो साहब घर पर किसी से नहीं मिलते, जो काम है कल दफ्तर में आकर कहे। चपरासी निर्विकार मुद्रा में संदेशा लेकर चला गया और उसके जाते ही देवेंद्र के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। निश्चय ही अब वह चपरासी को धकियाकर उसकी इज्जत उतारने स्वयं धड़धड़ाती भीतर चली आई। घुटनों के नीचे उसके दोनों पैर थर थर कांपने लगे। दिसंबर के महीने में भी पसीने से वह आपाद मस्तक नहा उठा। भीतर जज साहब, उसकी पत्नी सुलता और उनकी छोटी साली सुलक्षणा ब्रिज लीला में आकंठ डूबे थे। उनके कह कहे उसके कानों में टकराने लगे। अभी अभी सुलता को यह हंसी सिसकियों में बदल जाएगी और उसके परिवार की समृद्धि झाड़ी में छिपे किसी बधिक की गोली खाकर स्तब्ध बन गए वन्य पशु की ही भांति बिना कुछ कहे प्राण त्याग देगी। देवेंद्र ने दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया। कहीं 5 मिनट पहले ये अनिष्टकारी चिट ब्रिज गोष्ठी में चला आता तो अनर्थ ना घट सकता था। वह तो अच्छा हुआ कि खेल के बीच से उठकर गुसलखाने चला आया और वहां से निकल ही रहा था कि चपरासी ने चिट थमा दी। चिट फाड़कर उसने बाहर फेंक दी और दीवान खाने में जाकर फिर गोष्ठी में बैठ गया। उसके इस कमरे की सज्जा पूरे शहर में प्रसिद्ध थी। अधिकांश उच्च पदस्थ भारतीयों की भांति उसकी आधुनिका पत्नी सुलता ने भी विदेशी सज्जा से कई लटकों से दीवान खाना सजाकर रख दिया था। लटकते फ्रेंच झाड़ फानूस, जापानी फूल सज्जा, जिसका वह प्रत्येक नवीन अतिथि से पतझड़ कहकर परिचय कराती थी। कोठे वालियों की सज्जा को भी मलिन करती, जमीन पर बिछी दब दब करती दूधिया चांदनी और पति के साथ दौरे पर जाकर जीर्ण शीर्ण देवालयों से बटोरी गई खंडित मूर्तियां सब यथास्थान सजी धरी थी। यही नहीं, एक बोतल में लगी लचीली लता से उसने आधुनिक दीवान खाने की संदर्भ सहित व्याख्या सार्थक कर दी थी। किंतु कमरे ही की भांति स्वामिनी की सज्जा भी कृत्रिम और निपट खोखली है, यह समझने वाली खूब समझती थी। दर्पण के सम्मुख यतन से पूर्वाभ्यास की गई मुस्कान के बीच रंगे अधरों को पल भर खोल चमकती मुक्ताध्वल दंत पंक्ति बसरा के नहीं, अंदन के बंदरगाह पर खरीदी गई नकली मोतियों की लड़ी मात्र है। यह परखने वाली आंखें परख चुकी थी। यही नहीं, कपटी भ्रू, विभर्म विलास, रवि वर्मा के चित्रांकित मेनका किसी सुचिकन केश कालिमा महिला वर्ग की संदेहाग्नि भड़का चुकी थी। एक तो वैसे भी एक नारी दूसरी नारी के अनन्य कौशल से संपादित की गई ऐसी कृत्रिम सज्जा को बड़ी सुगमता से पकड़ लेती है। फिर जिन सज्जन से सुलता ने इंपोर्टेड विग मंगवाया था, उन्होंने भी उसके आयात को गोपनीय नहीं रखा। पर कैसा आश्चर्य था, सुलता का चेहरा सुंदर होने पर भी सुंदर नहीं था। उज्जवल गौर वर्ण में कहीं भी यौवन काल के उन दुष्ट मुहासों की धुंधली छाया भी नहीं थी जो प्राय अधिकांश किशोरियों के यौवन में विष घोल प्रौढ़ावस्था में भी उनकी मज्जा का पीछा नहीं छोड़ती। तीखी नाक और भूरी आंखों में भी कोई खोट नहीं था। फिर भी क्रूर चेहरे पर ना जाने कैसी रेखाएं थी जो सामान्य सी उत्तेजना से ही उसे अस्वाभाविक रूप से मर्दाना बना देती। ना जाने क्या देखकर 20 वर्ष पूर्व देवेंद्र जैसा संयमी तरुण इसी चेहरे की मरीचिका में भटक कर रह गया था। जिस पिता ने अध्यापन काल की सीमित आय को दांव पर लगाकर पुत्र की ऊंची शिक्षा का प्रबंध किया था, उसे भी अंगूठा दिखाकर वह एक दिन अपने से 4 वर्ष बड़ी विजातीय सुलता के प्रेम में जादुई घोड़े पर बिठाकर हवा हो गया। आत्मसम्मानी नेत्रहीन वृद्ध विदुर पिता को उसने अपना नियमित मनी ऑर्डर भेजा तो उनका तीर सा उत्तर आया, मैं ईश्वर कृपा से स्वयं जीवन यापन कर सकता हूँ। आज तक मेरा एक पुत्र था, अब पुत्रहीन हूँ। आत्मीय स्वजनों ने स्वयं ही आना छोड़ दिया। एक बार तीर्थ नहाने अचानक बुआ आ गई थी और उनके लिए सुलता ने अपने विराट लॉन में तंबू लगवा दिया था। खाने के कमरे की व्यवस्था बिगाड़ी तो नहीं जा सकती थी। एक शयन कक्ष उसका था, एक पुत्री का। दीवान खाने में तो पति पुत्री को भी अकारण नहीं घुसने देती थी। फिर सब कमरों में जमादार झाड़ू लगाता था। बुआ जी को आपत्ति हो सकती थी, इसी से बाहर व्यवस्था की गई थी। सुबह
देवेंद्र स्वयं ही चाय का ग्लास लेकर गया। वह जानता था कि उसकी स्वयं पाकी बुआ नौकर कछुआ पानी भी नहीं पीती और कभी स्नेही बुआ ने उसके मातृहीन जीवन में अमृत घोला था। पर वह पहुंचा तो तंबू खाली था। अपनी जीर्ण पोटली और शीर्ण बुकचा लटकाए आत्म अभिमानी बुआ न जाने कब चुपचाप निकल गई थी। फिर आया था ममेरा भाई, ना जाने किस इंटरव्यू में बैठने आया था बेचारा। देवेंद्र कुछ पूछ भी नहीं सका और सुलता ने खरी खोटी सुना सुनाकर उसे भगा दिया। हद है ये आपके भाई भतीजे, जिसे देखो वही बिना बिस्तर तौलिए के चला आ रहा है, जैसे घर नहीं है कोई सराय हो। मेरी रजाइया कोई ब्याती तो है नहीं। पास के कमरे में बैठा शांत ममेरा भाई उठकर चला गया। और जाता भी क्यों नहीं, उसकी खाल क्या गैंडे की खाल थी? वही उसके छोटे गांव की अंतिम अतिथि था। इतने वर्षों पश्चात वह स्वयं ही अपने उस गांव में अतिथि बनकर पहुंच गया। नैनीताल सेमिनार की उदार छाया में विश्राम कर वह साहस संजोता अंधे पिता को देखने पहुंच गया था। साथ में सुलता होती तो शायद उसकी हिम्मत साथ न देती। पर इतने वर्षों पश्चात पुत्र को देखकर क्या बाबू उसे धकियाकर बाहर कर पाएंगे? अचानक इतने बड़े अफसर बन गए विस्मृत पुत्र को फिर वैसा ही विनम्र देबुआ पाकर बाबू की अंधी आंखें स्नेही अश्रुओं से छलक उठी और नेत्रहीन बधिर पिता की विवश वेदना ने पुत्र को आत्मग्लानि से दग्ध कर दिया। फटाकोट, जीर्ण रजाई और टटोल टटोल कर जलाई गई अंगीठी पर उबल रही चाय की काली केतली। उस केतली में उबली चाय पीते यदि सुलगती तो शायद चंद्रलोक से लौटे यात्रियों के से क्वारंटीन में उसे बंदी बनाकर रख देती। बाबू अकेले यह सब काम कैसे कर लेते होंगे? फिर इस अवकाश प्राप्त विदुर की सहायता भी भला कौन करता होगा? बाबू ने जैसे उसके मन की बात भांप ली। अपनी लक्ष्मी बड़ी अच्छी लड़की है, सब कुछ कर जाती है। निश्चयी पूर्व जन्म में मेरी लड़की रही होगी। एक लंबी सांस खींचकर बाबू चुप रह गए और भूली बिसरी अनेक स्मृतियों ने एक साथ आकर उनके कंधे पर हाथ धर दिए। गोरी लंबी लंबोतरे चेहरे और लंबी बरौनी वाली लक्ष्मी उसकी छुट्टियों में गांव आने का समाचार पाते ही ना जाने किन दुर्गम पगडंडियों को फांद देती ननिहाल से चली आती और वह उसे देखते ही बाहों में जकड़कर उछाल देता। कितनी हल्की थी लड़की, जैसे कागज का फूल। हाय हाय, उतारिए उतारिए देबुदा, मैं गिर पड़ूंगी। और फिर एक दिन मझली मौसी उसी का रिश्ता लेकर आ गई। कहती क्या हो मौसी? वह जोर से हंस पड़ा। उसे तो अभी नाक पहुंचने का भी शऊर नहीं है, एकदम ही बच्ची है। मूर्ख मौसी के शब्द वह आज भी नहीं भूला। पहाड़ी खुबानी पकने और पहाड़ की लड़की बड़ी होने में समय नहीं लगता। अनाथ लड़की है, तुम्हारे घर का कुटा पिसा खाएगी तो 2 दिन में देह भर जाएगी। स्वयं देबू ने बड़ी बेरुखी से वह बेमेल रिश्ता फेर दिया था, पर आज तेल की कुप्पी के धीमे प्रकाश में उसे देखकर वह आंखें नहीं फेर सका। क्या इन सुदीर्घ 20 वर्षों में वह घिस घिस कर 12 वर्ष की रह गई थी? बाबू ने ही उसे बतलाया कि उसने रिश्ता फेर दिया तो लक्ष्मी के मामा ने अनाथ बांजी को टीबी के मरीज दुहेजी रुद्रदत्त को सौंप दिया। तीसरे ही महीने 14 वर्ष की विधवा लक्ष्मी फिर ननिहाल लौट आई। बाबू ने ही जोर जबरदस्ती कर उसे अपने मिडिल स्कूल में पढ़ने बैठा दिया। आज वह यही अध्यापिका है और ना जाने किसने उसे स्कूल ही में देवुदा के घर के आने का समाचार दिया तो वह भागती चली आई। सफेद काली किनारी की इकलाई का पल्ला सुकुमार ग्रीवा को शालीन कफनी में लपेटता। इस इकहरी तन्वी को गांभीर्य की लक्ष्मण रेखा में बांध शीर्ण कटी के क्षितिज पर सिमट आया था। नित्य सुलता की नाभि दर्शना साड़ी और को देखने की अभ्यस्त देबू की आंखें ठंडा गई। बहुत दिनों से शुष्क मरुभूमि के तरुवर विहीन भीड़ में भटक रहे क्लांत पति को जैसे वटवृक्ष की प्रौढ़ छाया ने बांध लिया। चलिए देबूदा, आज इतने सालों में आपको अपने गांव की याद तो आई? उसने हंसकर कहा। यह तो भूखा होगा बेटी, तू चटपट कुछ बना डाल, बाबू ने टोक दिया। आप चिंता न करें, मैं चुटकियों में खाना बना लूंगी। बाबू हाथ पैर धोकर पटला खींचकर बैठ गई। आप चिंता ना करें, मैं चुटकियों में खाना बना लूंगी बाबू। और हाथ पैर धो वह पटला खींचकर बैठ गई। फिर तो उसकी फुर्ती देखकर वह दंग रह गया। अवसन अंगीठी में मुट्ठी भर कोयले डाल उसने दुबले पतले हाथों से पंखा हिला डुलाकर आतिशबाजी के अनार किसी फुलझड़ियाँ छोड़ दी और फिर न जाने किस अदृश्य आले से पीली ककड़ी खींची, कहाँ से राई में जीरा निकाला और ना मालूम किस जादुई पतरोटे में दही निकाल वही रायता बनाकर रख दिया जिसमें कभी देबू के प्राण बसते थे। चौके और बाबू के कमरे के बीच कोई व्यवधान नहीं था। इसी से वह चौके की उस अद्भुत सम्राज्ञी का अनूठा अनुशासन देखता मुग्ध हो गया।
एक क्षण को स्वयं अपने बावर्ची खाने का फ्लैशबैक, उसकी रीढ़ की हड्डी सुरसुरा गई थी। नए किचन रेंज पर चमचमाते भगोने, नाप तौल कर दी गई रसद को देख मेम साहब के कार पड़ने पर चौके में चल रही पहाड़ी नौकरों की बहस जो उसे देखते ही ठंडा पड़ जाती। उधर खाने के कमरे में लगे फ्रिज से निकलती हिम शीतल बियर के साथ समृद्ध अतिथियों की अभ्यर्थना में सजी ट्रेनें भेजी जा रही चटपटी चिखौने की तामसी सुगंध। किंतु ऐसे सजे धजे नुमाइशी चौके का खाना क्या कभी स्वादिष्ट हो सकता था? वह दाल भला क्या खाक दाल होगी जिसे किसी गृहिणी की चूड़ियों भरी कलाई ने कलछुल से ना छनछनाया हो? लक्ष्मी झुककर लकड़ियां फूकती तो दोनों गाल आंच में से तमतमा उठते। कभी मोटी वेणी छाती पर लटक आती तो वह बड़ी उदासीनता से पीठ पर डाल देती। कभी गोल गोल पुड़ियां बेलती एक कढ़ाई में छोड़ती और कभी ठेठ पहाड़ी मसाले से छौंके गए आलू को कलछुल से चला देती। ठीक इसी समय देवू की दृष्टि उसकी सूनी कलाई पर पड़ गई। उसका अपराधी चित्त पश्चाताप से खिन्न हो गया। क्या वह स्वयं ही उसके वैधव्य के लिए दायी नहीं था? दो पटले एक साथ बिछाकर लक्ष्मी ने पिता पुत्र की थालियां परोस दी तो देवू को लगा वह सगा पुत्र होकर भी आज अपने ही पिता के घर का पाहुना है और यह पराये घर की बेटी उसके पितृगृह की स्वामिनी। शुद्ध घृत की सुगंध ने वर्षों बिछड़े किसी प्रवासी मित्र की भांति बड़ी ललक से गले लगा लिया। ऊंचा वेतन पाने वाले उच्च अधिकारी का बावर्ची खाना सदा वनस्पति घृत से महकता था। बड़ा बढ़िया घी लगता है बाबू, लगता है असली है, उसने कहा। यहाँ सब कुछ असली देसी है बेटा, नकली विदेशी कुछ भी नहीं। नेत्रहीन बाबू का व्यंग उसे छेद गया। खा पी कर उठा तो उसने पहली बार लक्ष्मी से बात की। तुम नहीं खाओगी क्या लक्ष्मी? अरे मेरी तो आज एकादशी है देवूदा, केले ले आई हूँ, अभी खा लूंगी। वह फिर उसकी जूठी थाली उठाने लगी तो देवू ने दोनों हाथों से दबाई। नहीं नहीं रहने दो, मैं साफ कर लूंगा। बिना कुछ कहे ही हंसती हंसती लक्ष्मी थाली छीनने के प्रयास में ठोकर खाकर थाली सहित उसकी छाती पर जा गिरी। एक पल में को दोनों स्तब्ध रह गए। लक्ष्मी की बांस सी लचीली देह सिर से पैर तक कांप उठी और उसी कपकपी ने देवू की चौड़ी छाती को भी पल भर के लिए कपा दिया। फिर वह बिजली की गति से तड़प कर झूठी थाली बर्तन समेटकर मलने बैठ गई। देवेंद्र का शरीर एक तो वैसे ही थककर चूर हो गया था, उस पर लक्ष्मी ने ऐसा गरिष्ठ खाना खिला दिया कि आंखें स्वयं मुदी जा रही थी। उसके पुराने कमरे में ही लक्ष्मी ने उसका बिस्तर लगा दिया था। सुबह ही उठकर उसे 8 बजे की बस पकड़ भवाली पहुंचना होगा। यह सोच वह बाबू के पास थोड़ी देर बैठकर अपने कमरे में चला आया। कब उसे नींद आ गई वह जान भी नहीं पाया। अचानक उसकी आंख खुली तो लगा जैसे कोई आकर उसके पायताने बैठ गया है। क्या वह सपना देख रहा था? यह सचमुच ही कोई उसके पैर दबा रहा था? फूल की पंखुड़ी सी गुदगुदी यह भला किसकी हथेली हो सकती थी? अपने पैरों को समेटकर उसने धीमे से पूछा, कौन? कांपते कंठ से पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिला संयत स्वाभाविक मीठी हंसी में। यह तो मैं हूँ लक्ष्मी। देवूदा आज आप बहुत थक गए होंगे, बीर भट्टी से चलकर आए हैं ना, सोचा घर जाने से पहले आपके पैर दाबती जाऊं। देवू का गला भर आया। वह जन्म से पहले ही उसकी वाग्दत्ता थी। उसकी माँ ने ही तो लक्ष्मी की माँ से सुना। उसके जन्म के पहले ही उसे मांग लिया। ऐसी अपूर्व सुंदरी की पुत्री भी निश्चय ही सुंदरी होगी। तेरी लड़की हुई तो मैं अपने बेटे के लिए मांग लूंगी, माँ ने कहा था और मौसी गवाह दी। दिवंगत जननी के वाक्यदान को ठुकराकर उसने हृदयहीन निर्ममता से उसका रिश्ता फेर दिया। वही फिर उसके अंधे पिता की लाठी बनने को स्वेच्छा से आ गई थी और आज अपनी समस्त वेदना अनादर अवहेलना में घुटकर घर जाने से पूर्व उसके पैर दबाने चली आई। लक्ष्मी, उसने कहा और फिर कंठ स्वर थर्रा गया। पश्चाताप से वह कटकर रह गया और उसका वही पश्चाताप ना जाने किस कुशन में उसके अविवेक का द्वार भी खटखटा गया। लपक कर उसने लक्ष्मी को बाहों में खींचा और हंसकर हवा में उछाल दिया। कैसा आश्चर्य कि उस कागज के लुभावने पुष्प का वजन अब तक एक रत्ती भी नहीं बढ़ा। हाय देवूदा, क्या लड़कपन करने उतारिए, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगी। पर वह नहीं गिरी। स्वयं देवू ही अविवेकी अंधी घाटी में मुंह के बल जा गिरा। सुबह बाबू की पूजा की घंटी से उसकी नींद टूटी और वह अचकचाकर उठ बैठा। रात की पूरी घटना किसी दुस्वप्न की स्मृति की भांति उसका कलेजा दहला गई। यह क्या कर बैठा था? उसके इतने वर्षों की अकलंक राजकीय सेवा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबका गला क्या उसने जानबूझकर स्वयं ही नहीं घोट दिया था? और फिर भाग्य की कैसी विडंबना कि घर लौटते ही उसे जांच कमेटी का अध्यक्ष बने एक उच्च पदस्थ अधिकारी के ऐसे ही अविवेकी क्षणों को चीर फाड़ कर
अपना निर्णय देना था। अब तो विधाता ने स्वयं न्यायाधीश को ही मुजरिम के कटघरे में खड़ा कर दिया। किस मुंह से वह न्याय की तुल्ला ग्रहण करने बढ़ेगा? और लक्ष्मी, उसकी ओर अब क्या वह आंख उठाकर भी देख पाएगा? पर लक्ष्मी चाय लेकर आई तो ना उस शांत सुंदर चेहरे पर उपालंब की एक भी रेखा थी, ना आत्मग्लानि की। बड़े उत्साह से उसने उसके रास्ते के लिए पूड़ी और शाक बनाया, अचार की फांक धरी और फिर तिमिल के चौड़े पत्ते में लपेटकर थमाकर बोली, अब की छुट्टियों में भाभी और बच्चों को लेकर आना देबूदा। भाभी? कहती क्या है लड़की? क्या अब उसकी पत्नी उसकी भाभी रह गई थी? घर लौटा तो सुलता ने आते ही टोक दिया, बाप रे बाप, 4 ही दिन में पहाड़ की हवा तुम्हें माफिक कर चली गई। लगता है 4 दिन रहकर उम्र के 10 साल बहा आए हो। किंतु गंभीर पति के हृदय में जो चिंता का ज्वालामुखी धधका जा रहा था, वह क्या देख सकती थी? कहीं लड़की ब्लैकमेल करने आ गई? किंतु एक के बाद एक पूरे 4 महीने बीत गए, वह नहीं आई। आई तो एक घातक अनचीनी बीमारी, जिसने उसे दबोच कर धर दिया। तीव्र ज्वर और शरीर की मर्मांतक पीड़ा से कर्रा उठा। क्या यह उसके ऋषि तुल्य पिता के तपोवन का अनुशासन भंग करने का दैवी दंड मिल रहा था? डॉक्टर के लाख छिपाए जाने पर भी रोगी का कैंसर एक दिन दाई के सम्मुख यत्न से छिपाए पेट की बात ही स्पष्ट हो जाता है। ठीक ही तो था, मृत्यु दंड ही तो उसके लिए उचित दंड था। अपनी शैल्य चिकित्सा में एक प्रकार से अपनी पूरी जमा पूंजी लुटाकर वह लौटा, और उसके जिस रोगग्रस्त शरीर की आशा ही गुणी चिकित्सकों ने त्याग दी थी, वही किसी कलम किए पौधे की भांति फिर लहरा उठा। पर शरीर स्वस्थ होने पर भी उसका चित्त अभी भी घुना जा रहा था। क्या पता वह अब भी आ जाए। और फिर एक दिन सचमुच ही आ गई। रात भर वह व्यर्थ योजनाएं बनाता रहा। असाध्य बीमारी ने उसका पूरा फंड चाट लिया। फिर भी प्रत्येक बुद्धिमान पति की भांति उसने पत्नी की दृष्टि से बचाकर एक निधि छिपा ली थी। 90 रुपए पाने वाली मास्टरनी के दोनों पैर पकड़कर वह उसे 10,000 के पत्र पुष्प अर्पित करेगा तो क्या संतुष्ट नहीं होगी? वह दफ्तर में आई और उसने कुर्सी से उठकर स्वाभाविक हंसी से उसके स्वागत में फूल बिखेर कर रख दिए। आओ लक्ष्मी, कहो कैसी हो बाबू, ठीक है ना? पर वह उसके एक भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई। गंभीर चेहरे ने एक बार फिर देवेंद्र का रक्त जमा दिया। वह भोली चितवन ललाट पर झुकाई, अंगूरी बेल सी कुंचित काली लट और सहमी डरी आंखों की लंबी बरौनियां। उसकी चुप्पी ने देवेंद्र का कलेजा जोर जोर से धड़क उठा। एक पल भी यदि वह और चुप रहती तो निश्चय था कि देवेंद्र लपक कर उसके पैरों पर सिर रख देता। देबूदा, कितनी मीठी पतली आवाज थी। क्या उसकी आवाज कांप रही थी या स्वयं देवू के ही चित्त का चोर अकारण चौकन्ना हुआ जा रहा था? एक बात आपसे कहनी थी, उसने कहा। कहो कहो, पर कहो के साथ कहने वाला का धड़कता कलेजा मुंह को आ रहा था। मुझे आपकी मदद चाहिए। यह सुन देवेंद्र की आपस में भिड़ी 10 उंगलियां ठंडी पड़ गई। मदद? कैसी मदद? वह समझ गया। जेब से चेक बुक निकालकर उसने मेज पर धर दी और मुख दृष्टि से अपना उदार प्रश्न पूछा। कहो कितने का चेक लिख दूं? नहीं नहीं, आप रुपयों की चिंता न करें, रुपये मैं 7 लाई हूँ, लक्ष्मी ने बड़ी आकुलता से कहा। तब क्या? वह किसी डॉक्टरनी से परिचय की आकांक्षा से आई थी। देवुदा, मुझे एक घंटा खरीदना है। किसी गगन चुंबी इमारत से भी यदि कोई नीचे धकेल देता तो वह शायद नहीं चौंकता। घंटा? हाँ देवुदा। वह नतमस्तक होकर ऐसे स्वर में कहने लगी जैसे कोई बड़ा जघन्य अपराध स्वीकार करे। मुझे भवाली के गोलतान में घंटा चढ़ाना है। आपकी बीमारी में मनौती मानी थी। सबने कहा यहाँ अच्छे दामों में बढ़िया घंटा मिल जाएगा। सोचा आप इतने बड़े अफसर हैं, आपके कहने सुनने से मुझे अच्छी चीज़ मिल जाएगी। वैसे भी मुझे अब तक मोल तोल करना नहीं आया, हमेशा ठगी ही जाती हूँ। देवुदा कैसे गहरे व्यंग का गंभीर घाव कर गई थी लड़की। वह हंसी और उस सरल स्निग्ध निर्दोष हंसी के स्वच्छ दर्पण में देव को अपने चित्त का कलुष प्रतिबिंब और भी काला लगा। लक्ष्मी, एक पल को सैकड़ों मताहतों को अपनी कठोर कंठ गर्जना से सहमा देने वाला वरिष्ठ अधिकारी गूंगा बन गया। फिर यतन से स्वर साधकर उसने अपनी सबसे मीठी हंसी का दांव फेंका। तुम अपना पता छोड़ जाओ, कहाँ ठहरी हो? निश्चित रहो, शहर का सबसे वजनी और सुदर्शन घंटा स्वयं तुम्हारे पास वहीं पहुंच जाएगा। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं खुद ही पसंद कर लूंगी। आप बस किसी एक को मेरे साथ कर दें। वह अनुनयपूर्ण विनम्र स्वर में अपना सरल अनुरोध बार बार दोहराती और उसकी मेज से सट गई। एक बार फिर
उस प्रिय सलोने चेहरे को इतना निकट पाकर शायद देवेंद्र कुछ बचपना ही कर बैठता, किंतु चपरासी के कदमों की आड़ से सावधान होकर पीछे हट गया। लक्ष्मी के साथ उसने एक नहीं दो दो सीलदारों को भेज दिया। देखिए, बहन जी को मंदिर में चढ़ाने के लिए एक वजनी घंटा खरीदना है। उसके बहन जी संबोधन से लक्ष्मी की बरौनियां सहम कर झुक गई। यह उसने काक दृष्टि से देख लिया। देखिए, बढ़िया चीज़ों और दामबाजी वो समझे। उसने फिर अपने अफसर का चोला ओढ़ लिया। समझते भला क्यों नहीं, कलयुगी ताबेदार तो प्रभु के ऐसे आदेश माँ के गर्भ से ही समझ कर आते हैं। चलते चलते लक्ष्मी ने कृतज्ञता से डबडबाई आंखों से देवू को देखा तो उसे लगा उसने नौकुचिया ताल के नवों कोने एक साथ देख लिए। एक ताल के नौ कोने एक साथ देखने पर बोला, आज कोई जीवित रहा है? पहाड़ की गाड़ी में अपने दुबले पतले शरीर के वजन से भी अधिक वजनी विराट घंटे को गोद में लिए लक्ष्मी ऐसे बैठी थी जैसे नवजात शिशु हो। पूजा मनोती की वस्तु भला सीट के नीचे या ऊपर रख भी कैसे सकती थी? क्या पता कोई जूता ही रख दे या उठाकर चलता बने। क्यों बहन जी, चढ़ाने वाले का नाम पता सन तारीख कुछ भी नहीं खुदवाएंगे क्या? सब चढ़ाने वाले हम ही से खुदवा कर ही तो ले जाते हैं। वाचाल दुकानदार उससे बार बार पूछ रहा था। ठीक ही कह रहा था। उसी मंदिर में अरण्य को गुंजाते उन छोटे बड़े घंटों में खुदे कई नाम उसे अचानक याद हुए। आपका दासानुदास धनी राम, चरणों की दास रटौली निवासिनी राधिका देवी। लक्ष्मी को हंसी आ गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं खुदवाना, आप इसे ऐसे ही पैक कर दें। उन मूर्ख भक्तों की बात ही क्या उसे अंतर्यामी गोल देवता से कोई रसीद लेनी थी? एक हड्डी तोड़ झटके के साथ गाड़ी चली और उसकी गोदी में घंटा धरा स्वयं ही खनक उठा। सहयात्रियों ने उसे कौतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा तो वह पीठ फेर कर खुली खिड़की से बाहर देखने लगी। स्टेशन छूट रहा था। मन न जाने क्यों भीतर से भर आया। पता नहीं कैसी होगी देवूदा की पत्नी, निश्चय ही खूब सुंदर होगी, खूब सुखी होंगे देवूदा, पर फिर भी वह रक्तहीन प्राणाधिक चेहरा कैसा बुझा बुझा क्यों लग रहा था। उसने आंखें बंद कर उस वेदना तो रक्तहीन चेहरे की स्मृति को अपनी लंबी लंबी बरौनियों में मूंदने की चेष्टा की तो लगा देवूदा उसे फिर हवा में उछालने लगे। वह चीख रही, उतारिए देवूदा, हाय मैं गिर पड़ूंगी। हृदय में उमड़ती वेदना को यत्न से बांधा गया बांध सहसा टूटकर रह गया और आंसू की बूंदें गोदी के घंटे पर टप टप भिगोती चढ़ाने वाले के लाख ना चाहने पर भी उसका नाम पता सन तारीख अमिट अक्षरों में स्वयं ही खो देती चली गई।